नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम श्रवण घर की खरी खरी में आपका स्वागत है। हमारा ये वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बच पाता है और ना ही विपक्ष, दोनों ही तिल मिला के रह जाते हैं। आज हमसे करेंगे बातचीत, जानेंगे उनकी तीखी टिप्पणी क्या है, क्योंकि चुनाव अब बहुत दिलचस्प दौर में पहुंच गया है। हम अक्सर बातचीत करते हैं, और अक्सर क्या हमेशा बातचीत करते हैं नरेंद्र मोदी को लेकर, जो देश के प्रधानमंत्री हैं और पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री हैं। 2 बार बहुमत का आंकड़ा उनके नेतृत्व में बीजेपी छू चुकी है, लेकिन उनके पीछे जो और बड़ी ताकत है उनका नाम है अमित शाह। उनके बारे में हम अक्सर चर्चा नहीं करते। इन चुनाव में उनकी क्या भूमिका है और आगे उनकी क्या भूमिका हो सकती है, ये जानना बहुत जरूरी है हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि अमित शाह अभी भी हम कह सकते हैं कि वर्तमान नेताओं में वो थोड़े कम उम्र के हैं, बहुत ही अगर कहें मेहनती भी हैं, और उनको बीजेपी के घेरे के अंदर एक चाणक्य की भूमिका में भी देखी जाती है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दरअसल वो नरेंद्र मोदी उनको एक आगे अपने उत्तराधिकारी के तौर पर एक तरीके से उनको प्रमोट भी कर रहे हैं और ग्रूम भी कर रहे हैं। तो ये जो एक तरीके के कहते हैं कि साइलेंट हीरो के तौर पर जो उनकी भूमिका है, दरअसल वो वाकई में कितनी है कितनी नहीं है, श्रवण जी से जानने की कोशिश करेंगे। श्रवण जी, आपकी क्या राय है, क्या आपका कहना है इस बारे में? देखिए, ये जिस आदमी पर सबसे कम चर्चा हुई है इस पूरे इलेक्शन में जी, और जो आदमी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो अमित शाह है। जी, मतलब अमित शाह जी की उम्र के बारे में आपने जैसा कहा, अगर आप देखें कि 1964 का उनका जन्म है, तो आप जोड़ लीजिए कि क्या उनकी उम्र होना चाहिए। 58 साल की उम्र है। अब वो 58 साल के दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, ये एक 60 के हो अलग गए बात। सर। हाँ 64 पे हैं तो 60 के होंगे। हाँ, 60 के हो गए, हाँ, मान लीजिए 64 के हैं तो 60 के हो गए। जी, तो मोदी जी से वो 14-15 साल छोटे हैं। पूरे इलेक्शन में पूरा जो आक्रमण हुआ राहुल गांधी का या खड़गे साहब का, प्रियंका गांधी का या उद्धव ठाकरे का, सारे लोगों के निशाने पर केवल एक आदमी है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। पर मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि थोड़ा सा मैं चीज़ों को अलग से देखता हूँ, जानता हूँ, गुजरात से जानता हूँ। और मैंने जब अमित शाह जी दिल्ली आए थे फरारी में, फरारी मतलब ये कि जब उनको कहा था गुजरात छोड़ के बाहर रहना है, तब वो दिल्ली में जब रह रहे थे तब भी मैंने उनको देखा है दिल्ली में। तो जिस व्यक्ति की सबसे ज़्यादा चर्चा होना चाहिए और जो मोदी जी की असली ताकत है, उस पर बहुत ही कम चर्चा हुई पूरे 5 चरणों में, 6 चरणों, 5 चरणों में। और आक्रमण भी बहुत कम हुआ। और अगर ये केजरीवाल जी बाहर नहीं आते जेल के, तो हो सकता है कि वो अमित शाह का नाम कोई लेता ही नहीं, क्योंकि एकमात्र नेता ऐसा है जिसको मैं कहूँगा कि वो चीज़ों को ज़्यादा नज़दीकी से और बारीकी से समझता है। मतलब वो मोदी जी के टक्कर के नेता हैं हर तरह से। तो आप सोचिए ज़रा कि केजरीवाल को ये कहने की क्या ज़रूरत पड़ी अपने पहले भाषण में, जेल से छूट के आए पहले भाषण में, कि 2025 में जब मोदी जी 75 के हो जाएंगे तो वो पद छोड़ देंगे और अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बना देंगे। ये अमित शाह के प्रति केजरीवाल का डर है। वो जानते हैं अमित शाह जी को, उनकी ताकत को। और आप अभी भी देख रहे हैं, आज भी शायद उन्होंने हमला किया उन पर। जो उन्होंने कहा, ये पाकिस्तान में ज़्यादा लोग
इनके प्रशंसक हैं केजरीवाल और राहुल के, तो उन्होंने पूछा कि भाई ये जो लोग हैं सभा में वे क्या पाकिस्तानी हैं क्या? हम्म। ये जो लोग हैं मतलब जो गुजरात को जानते हैं, गुजरात की पॉलिटिक्स को जानते हैं, गुजरात से जो फॉलो कर रहे हैं या पिछले 25 30 35 सालों से जो मोदी शाह की पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहे हैं, वो या मैंने ही देखा वहाँ 2002 दो के अंत में या 3 में मैंने देखा कि जब ये गृह राज्य मंत्री थे तब से मैंने देखा, तो वो ये है कि मोदी की मोदी जी की अमित शाह के बिना कल्पना नहीं की जा सकती। हम्म। मतलब एक जो एक तरह का जो कॉम्बिनेशन है, जो अद्भुत कॉम्बिनेशन है भारतीय राजनीति का, अगर हम इस तरह का कॉम्बिनेशन कभी ढूंढने जाएं राजनीति में तो आपको दिखेगा नहीं। हम्म। और एक दोनों के बीच में एक तरह की गजब की अंडरस्टैंडिंग आपको नजर आती है। आप देखेंगे कि जो पूरी कैबिनेट है मोदी जी की, वो या पूरा प्रशासन है, वो सबसे ज्यादा खौफ इनसे खाता है, अमित शाह से खौफ खाता है। अगर मैंने कुछ लोगों से जब बात की जो मंत्रिमंडल में रहे हैं उनसे, और मोदी जी का और इनका एक तरह का जैसे अनरिटन अंडरस्टैंडिंग है कि मोदी जी को विदेश यात्राओं में रुचि है, विदेश में गार्ड ऑफ ऑनर लेने में रुचि है, इनकी घड़ी पहनने में भी रुचि नहीं है, मतलब ये जाती ही नहीं है विदेश यात्रा में, इनकी कोई रुचि नहीं है। हम्म। अमित शाह का विदेश जो है केवल गुजरात है, मतलब वो जो दिल्ली से जाते हैं तो गुजरात जाते हैं। मतलब जो एक तरह का उनका जो लगाव है वो अलग किस्म का है। मतलब जैसे आप कहें कि उनको कपड़े पहनने का शौक नहीं है, शाह साहब को कपड़े बदलने का नहीं है, चश्मा लगाने का नहीं है, घड़ी पहनने का नहीं है, विदेश यात्राओं का नहीं है। आपने कभी अमित शाह जी का फोटो नहीं देखा होगा कि अडानी के जहाज में बैठे हुए हैं। तो ये जिस आदमी के बारे में जो असल में देश चला रहा है और पूरी इलेक्शन की स्ट्रेटेजी को तय कर रहा है, या पिछले तमाम जितने सालों से अगर आप देखें कि 2002 से जो मोदी जी की कैबिनेट में आए थे, और तब सरखेज इलाका है वहाँ से अहमदाबाद में गांधीनगर में, वहाँ से 1.5 लाख से ज्यादा मतों से जीते थे। हम्म। तब से एक तरह का पूरा इलेक्शन का सीन है मोदी जी का, वो शाह साहब संभाल रहे हैं। मतलब हम्म। ये अभी भी जो हम देख रहे हैं पूरा का पूरा जो इलेक्शन देख रहे हैं, उसके पीछे जिस आदमी का पूरा डिवोशन है या डेडिकेशन है या स्ट्रेटेजी है, वो अलग किस्म की, वो अमित शाह की है। और एक जो चीज नजर में आती है कि वो उनका घोषित तौर पर कोई एम्बिशन नजर नहीं आता अमित शाह जी का, जैसा मोदी जी का नजर में आता है। हम्म। मतलब लीस्ट एम्बिशियस आदमी नजर आता है, पर जो कि सबसे ज्यादा जिनसे डरना चाहिए वो है। और जिनका पूरा प्रशासनिक हलकों में या कैबिनेट में आप पाएंगे कि सीनियरिटी में वो अगर पाएंगे तो इनके काफी नीचे हैं गडकरी जी के, राजनाथ सिंह जी के, पर दबदबे में और प्रभाव में तो वो आप पाएंगे कि वो सबसे ऊपर हैं। और इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि वो मोदी जी के मोदी जी तो 2014 में पहुंचे दिल्ली, पर जी। अमित शाह जी तो बहुत पहले पहुंच गए थे दिल्ली में। एक जो चीज और है जो इनकी विशेषता है कि इतने उनके खिलाफ केसेस हुए, गुजरात में भी हुए, फेक एनकाउंटर का अगर देखें या और तमाम चीजें देखें जो जिसके कारण उनको परेशानी हुई, पर वो आदमी जिसको कहना चाहिए ना, कभी जिसने हार नहीं मानी या कभी डाउन फील नहीं किया हम्म। उन्होंने कि भाई
ये मुझे ये परास्त कर सकते हैं। 2014 के, जैसा मैंने जिक्र किया कि 2014 में जब यूपी का प्रभारी बनाया उनको मोदी जी ने, तब यूपी में बीजेपी की 10 सीटें थी सिर्फ। हम्म। पर आपने देखा कि 2014 के पूरे परिणाम को उन्होंने कैसे पलट दिया, और वही जो चल रहा है अभी तक चल रहा है, जो उनका वो है। अब अपन जो लास्ट फेज है अपनी बातचीत का, उस पे आते हैं कि केजरीवाल जब कहते हैं ना कि मोदी जी सत्ता इनको दे देंगे, उसमें कई चीजें छुपी हुई हैं। हम केवल उसको स्थूल रूप में ले रहे हैं। वो ये ले रहे हैं कि मोदी जी 75 साल के होंगे तो उनको सत्ता सौंप देंगे। इसमें जो डर है, कई चीजों की तलाश की जा सकती है, हम्म। और वो डर ये है कि मोदी जी ने जिस तरह का साम्राज्य अपने इर्द गिर्द खड़ा कर लिया है, उसमें अगले मोदी जी के विकल्प के रूप में जो व्यक्ति बीजेपी में नजर आता है, और जिससे पूरे के पूरे विपक्ष को खौफ खाना चाहिए, डरना चाहिए, वो ये है कि वो अमित शाह हो सकते हैं। और ये जो चीज है, जो कहा जा रहा है, जो जब कहा केजरीवाल ने भी कहा, तो राजनाथ सिंह भी कह रहे हैं कि 2029 तक तो मोदी जी ही हमारे नेता हैं, अगर इस चुनाव 2024 से 29 तक। और अमित शाह जी भी इस तरह की बात करते हैं। ये लोग 2029 के बाद की या बीजेपी की आगे की लीडरशिप के बारे में कुछ बात नहीं करते हैं। तो सच्चाई जो इस इस चुनाव की ये है कि जो 2000, आरएसएस को पता है, इस चीज का अनुमान है, मतलब आरएसएस के और बीजेपी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का एक एंगल ये भी है कि जिस व्यक्ति को मोदी जी ने ग्रूम किया अपने उत्तराधिकारी के रूप में, मतलब मोदी जी तो आए थे आरएसएस की सहमति से, पर उनका उत्तराधिकारी अब में के चयन में आरएसएस की भूमिका खत्म है। तो आरएसएस को पता है कि बीजेपी में क्या चल रहा है, और जो अनुमान है वो आरएसएस में वो ये कि आगे की पूरी जो कमान है वो जिस व्यक्ति के हाथ में जा सकती है वो अमित शाह है। अब इसका जो कंक्लूजन है वो क्या है? वो कंक्लूजन ये है कि ये जो 2024 का जो इलेक्शन है, जिसका काफी कुछ हिस्सा निपट चुका है, और अब 114 115 सीटों का होना है 25 तारीख को और 1 जून को। उसके बाद का परिदृश्य जो नजर आता है वो काफी गंभीर किस्म का नजर आता है। हमने पहले भी बात की है इस बारे में। वो ये कि इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि ये मोदी जी को इसमें से सत्ता में से हटाना है विपक्ष के लिए। मैं इसको इसलिए इस लिहाज से महत्वपूर्ण देखता हूँ कि मोदी जी को तो हटाना है, पर अमित शाह को आने नहीं देना है। ये दो चीजें जुड़ी हुई है, क्योंकि मोदी जी अगर नहीं हटते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो जो अगली कमान है बीजेपी की या व्यवस्था की या सिस्टम की, जिस आदमी के हाथों में साइलेंटली फिसलने वाली है, उसका नाम अमित शाह हो सकता है। और ये काफी, मतलब हम लोगों को, और एक जो नई व्यवस्था जो कायम हो सकती है इस देश में, वो उसकी तैयारियां शायद चल रही हैं, जिसके बारे में हमको अभी पता नहीं है। पूरा का पूरा जो मोदी जी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, और उस चुनाव प्रचार के पीछे जो ब्रेन है या पूरी की पूरी जो ताकत है, क्योंकि ये बहुत साइलेंटली काम करते हैं, मतलब जो लोग देखते हैं या जो जानते हैं वो इनको समझते हैं कि कोई, मतलब टोटली इमोशनलेस। और दूसरा क्या है कि एक जो इनकी खूबी है कि इन्होंने जैसे इनके उस तरह के एम्बिशंस कभी जाहिर नहीं होने दिए जैसे कि दूसरे नेताओं ने कर दिए। जी। मतलब अपने बेटे को, अलावा इसके कि उसकी इंटरकास्ट मैरिज है, उन्होंने पॉलिटिक्स में नहीं डाला, नहीं तो वो गुजरात में किसी भी इलेक्शन, किसी भी चुनाव क्षेत्र से उसको जितवा सकते थे।
मंत्रिमंडल में जा सकता था, पॉलिटिकल हायरार्की में वो जा सकता था। पर आप पाएंगे कि जय शाह जो है एक ऐसे फील्ड में है, क्रिकेट में है। हम्म। तो इसलिए बहुत सारी चीजें जो पढ़ने की हैं मोदी जी के आसपास के माहौल में, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति अमित शाह है, जो कि आने वाले समय में एक बड़ी चैलेंज के रूप में अभी ऑलरेडी है। हम्म। और आश्चर्यजनक रूप से विपक्ष ने कभी भी, मतलब केवल एकमात्र जो मैंने जिक्र किया, केजरीवाल के अलावा आज तक किसी ने इस एंगल से न आक्रमण किया, न पिक्चर में लाया अमित शाह को। और वो रोज ला रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल को पता है कि उनका मुकाबला आने वाले सालों में जो राजनीति में रहने वाला है वो मोदी से नहीं होने वाला है, वो अमित शाह से होने वाला है, ये उनको पता है। हम्म। अब ये चीज राहुल गांधी को कितनी पता है, या वो करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, या जानबूझ करके स्ट्रेटेजी में वो उन्होंने इन पर नहीं लिया। पर ये मानना थोड़ा सा कम होगा कि इस इस चुनाव में का जो मूल उद्देश्य ये मोदी को सत्ता से हटाना है, क्योंकि ये मामला उतना आसान नहीं है। क्योंकि जो इसके पूरे केंद्र में है व्यक्ति, जो पूरी योजना के केंद्र में है, उसका नाम अमित शाह है। और उस पर विपक्ष की कितनी नजर है या क्या कर रहा है विपक्ष, उस बारे में अपना उद्देश्य केवल ये है कि लोगों को या दर्शकों को एक जो नई जानकारी या नया विचार जो हम देते हैं, उसके तहत ये हमने दिया है कि ये शायद लोगों के सोच में आना चाहिए कि ये मूल मुद्दा क्या है, मतलब भविष्य वर्तमान है कि भविष्य है। और मुझे लगता है कि इसमें जो दाव पर है वो भविष्य ज्यादा है बजाय वर्तमान। जी ठीक है सर, थैंक यू सर।